मैं आपका अपना राजवीर चौधरी वापस से बेटा मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चंस लेके मैथ्स के अंदर आ रहा हूँ बेटा। ये आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसके अंदर बेटा मैं आपको मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चंस करवाऊँगा। अभी देखो क्वेश्चंस का लेवल है, तो ये लेवल के क्वेश्चंस लेवल से ही पढ़ने हैं। आई या नहीं आई बात समझ में, करना है एक बार मैंने बता दिया, उसके बाद घर पर सॉल्व करना है। ठीक है, देखो इधर देखना ध्यान से बेटा, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है आपका बेटा कि आपके पास एक धनराशि है, 1/5 पार्ट ऑफ एन अमाउंट वाज गिवन एट 3% सिंपल इंटरेस्ट, 1/3 पार्ट वाज गिवन एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, 2/5 पार्ट एट 9% सिंपल इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग पार्ट एट 11 and 1/9% सिंपल इंटरेस्ट। द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड वाज ₹396। हाउ मच अमाउंट वाज ओरिजिनली गिवन। एक धनराशि के आप पार्ट कर रहे हो, जो बेटा उसने बोला है एक धनराशि का 1/5 जो भाग है उसको आपने बेटा 3% की साधारण ब्याज की दर पर, 1/3 भाग को 5% की साधारण ब्याज की दर पर, 2/5 भाग को 9% की साधारण की ब्याज की दर पर तथा शेष को 11% साधारण ब्याज की दर पर लिया गया तथा कुल तुम्हें 396 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ हो तो दी हुई धनराशि ज्ञात करो जो स्टार्टिंग में टोटल थी, जिसके तुम पार्ट कर रहे हो 1/5, 1/3, 2/5 और रिमेनिंग। आई या नहीं आई बात समझ में। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन करना कैसे है और इस टाइप के क्वेश्चंस आप करोगे कैसे। पहली बात तो देखो, ये आपकी यहाँ पर बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जब क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले तब रेट ऑफ इंटरेस्ट को मानना है बेटा पर एनम। मैंने बोल दिया है पहले ही, पर एनम का मतलब क्या रहेगा बेटा, वार्षिक, कि आपको 1 साल में ब्याज लेना है। कितने साल में ब्याज लेना है, आप बोलोगे सर 1 साल में, मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहेगा, बुक्स में जो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा इसका तरीका तुम्हें बहुत ही अलग मिलेगा, फालतू का तरीका रहेगा, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ उस तरीके से क्वेश्चन करना है। कैसे करना है, इधर देखो आप बेटा पहले फ्रैक्शंस उठाओ, आपके पास क्या क्या दे रखे हैं। आप बोलोगे सर 1/5 दे रखी है एक, तो मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है। एक क्या दे रखी है, आप बोलोगे सर 1/3 दे रखी है, मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है। एक फ्रैक्शन कितनी दे रखी है, आप बोलोगे सर 2/5 दे रखी है, मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास एक है बेटा रिमेनिंग पार्ट। क्या है बेटा, रिमेनिंग पार्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो एक टोटल धनराशि है जिसका तुम्हें 1/5 भाग निकालना है, 1/3 भाग निकालना है और बेटा 2/5 यानी कि 2/5 पार्ट निकालना है। आई या नहीं आई बात समझ में, 2/5 पार्ट निकालना है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, कैसे करोगे आप, पहले बेटा यहाँ पर टोटल सम मानो। क्या मानो बेटा, टोटल सम यानी कि कुल धनराशि मानो। क्या मानो बेटा, टोटल सम यानी कि कुल धनराशि, टोटल सम कुल धनराशि मानो। देखो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन एकदम मज़ेदार हो जाएगा। अब कुल धनराशि आप कैसे मानोगे, देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप बेटा यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को देखो कि आपके पास डिनोमिनेटर्स क्या क्या है, मतलब हर क्या क्या है। आप बोलोगे सर 5, आप बोलोगे सर 3 और आप बोलोगे सर 5। तो ऐसी संख्या ढूंढो जो 5, 3 और 5 से आसानी से कट जाए, ठीक है ना। या 5, 3 या 5 का एलसीएम रहे या एलसीएम का कोई ना कोई मल्टीपल रहे। तो बताओ बेटा 5, 3, 5 का एलसीएम कितना रहेगा, 5 का, 3 का और बेटा 5 का एलसीएम कितना रहेगा। आप बोलोगे सर एलसीएम रहेगा मेरे पास 15। अब देखो या तो आप 15 मान लो या 15 का कोई भी मल्टीपल, 30, 45, 60 कुछ भी मान लो, आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो आपने बेटा कुल धनराशि कितनी मानी, आप बोलोगे सर 15 मान ली, 15 यूनिट मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप 15 मानो, आप 1 मानो, आप 2 मानो, आप 3 मानो, क्वेश्चन पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। माना तो कुछ भी माना, एलसीएम लेने का बस इतना सा मतलब है कि जब आप पार्ट निकालोगे चारों के चारों तो आपके बेटा पार्ट्स पॉइंट्स में नहीं आएंगे। आ रही बात समझ में, आपके पार्ट से जो डेसिमल्स में नहीं चलेंगे, दशमलव में नहीं चलेंगे, और अगर ऐसा होगा तो आपकी कैलकुलेशन आसान रहेगी। आई या नहीं आई बात समझ में। बाकी आप कुछ भी मान के क्वेश्चन को कर सकते हो, आपका आंसर करेक्ट आएगा, बशर्ते अगर आप एलसीएम नहीं लेते हो तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ सकती है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपने 4 पार्ट किए, ये आपका बेटा पहला पार्ट है, ये आपका बेटा दूसरा पार्ट है और ये आपका तीसरा पार्ट है और ये आपका रिमेनिंग पार्ट है। जो कौन सा पार्ट है, आप बोलोगे सर चौथा पार्ट है, यानी कि 4th नंबर का पार्ट है। पहला जो पार्ट है
वो एक धनराशि का या कुल धनराशि का कितना है? आप बोलोगे सर पहला पार्ट कुल धनराशि का 1/5 है। और कुल धनराशि आपने कितनी मानी है या एक धनराशि कितनी मानी है? आप बोलोगे सर 15। तो बेटा 15 का 1/5 निकालो, 15 का 1/5 निकालो। तो 15 का 1/5 कितना होगा? आप बोलोगे सर 3 होगा। मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, एक धनराशि है, उसका आपने दूसरा भाग किया, और वो एक धनराशि जो है बेटा उसका दूसरा भाग कितना है? आप बोलोगे सर एक धनराशि का 1/3 है या कुल धनराशि का 1/3 है। कुल धनराशि कितनी है? आप बोलोगे सर 15। तो बेटा 15 का 1/3 कितना होगा? आप बोलोगे सर 15 का 1/3 होगा मेरे पास 5। 3 से कट गया ना, ये 5 बार, ये 5 से कट गया बेटा 3 बार, ठीक है ना। अच्छा बताओ बेटा, एक धनराशि का तीसरा पार्ट कितना होगा? आप बोलोगे सर 2/5, और आपके पास वो एक धनराशि कितनी है? आप बोलोगे सर 15 यूनिट है। तो बेटा 15 का 2/5 निकालो। तो 5 से कटा बेटा कितनी बार? आप बोलोगे सर 3 बार, और 3 गुणा 2 कितना बना? आप बोलोगे सर 6। मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, ये कुल धनराशि है, इसके आप बेटा 4 पार्ट कर रहे हो। कितने पार्ट कर रहे हो बेटा? 4 पार्ट, ठीक है ना। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये बेटा तीसरा पार्ट है, और ये आपका बेटा चौथा पार्ट है, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा ये चारों पार्ट मिलकर, ये चारों पार्ट मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? कुल धनराशि बनाएंगे। पहला पार्ट प्लस में दूसरा पार्ट प्लस में तीसरा पार्ट प्लस में चौथा पार्ट। अब आपको बेटा चौथा पार्ट निकालना है, फोर्थ नंबर का पार्ट निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना, कुल धनराशि में से पहला पार्ट निकालना पड़ेगा, दूसरा पार्ट निकालना पड़ेगा, तीसरा पार्ट निकालना पड़ेगा। तो बताओ पहला पार्ट कितने यूनिट है? आप बोलोगे सर पहला पार्ट मेरे पास 3 यूनिट है, दूसरा पार्ट मेरे पास 5 यूनिट है, और तीसरा पार्ट कितने यूनिट है? आप बोलोगे सर 6 यूनिट है। तो बेटा 5 + 3 + में 6, 6 + 5 + 3 कितना बना? आप बोलोगे सर 5 और 3 8, 8 और 6 14, यानी कि 14 यूनिट। ये टोटल कितना बना? आप बोलोगे सर 14 यूनिट। तो बेटा इस 15 में से मैं ये तीनों पार्ट निकाल दूं, और इन तीनों पार्ट की टोटल वैल्यू कितनी बनी? आप बोलोगे सर 14 यूनिट। तो क्या मेरे पास फोर्थ पार्ट निकल के आएगा, चौथे नंबर का पार्ट निकल के आएगा? आप बोलोगे सर आएगा। तो बेटा 15 में से आप 14 निकालो। तो 15 में से यदि आप 14 निकालोगे तो आपके पास कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 1 यूनिट बचेगा। तो आपके पास बेटा फोर्थ पार्ट कितना आया? आप बोलोगे सर 1 यूनिट आया। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आपसे क्वेश्चन में बोला गया है बेटा कि आपको कुल कितने का ब्याज मिलता है? बताओ। आप बोलोगे सर 396 रुपये का ब्याज मिलता है। अब आपको टाइम नहीं दिया गया है, टाइम नहीं दे बेटा क्वेश्चन में, तो आप मान लेना कि आपका जो टाइम है वो कितना है? बताओ बेटा। आप बोलोगे सर 1 ईयर है। कितना है बेटा? 1 ईयर। आप कैलकुलेशन कितने के लिए करोगे? आप बोलोगे सर 1 साल के लिए करेंगे। फोर्थ जो पार्ट है वो आपका कितना आया? आप बोलोगे सर 1 यूनिट। और फोर्थ पार्ट को बेटा आपने क्या माना है? आप बोलोगे सर रिमेनिंग, यानी कि शेष भाग। तो आपका शेष भाग कितना आया? आप बोलोगे सर 1 यूनिट आया। आया या नहीं आया? अब देखो क्वेश्चन को करना बेहद ही आसान है, बस आप एक बार अगर चाहो तो साइड में डाटा लिख सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है ना। आप याद रखना, फर्स्ट पार्ट को आपने 3% की रेट पर, दूसरे पार्ट को 5% की रेट पर, तीसरे पार्ट को बेटा 9% की रेट पर, और चौथे पार्ट को बेटा आपने 11% की रेट पर उधार दिया है, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो, आपके पास फर्स्ट पार्ट है, आप बोलोगे सर आपके पास सेकेंड पार्ट भी है, आप बोलोगे सर आपके पास थर्ड पार्ट भी है, और आप बोलोगे सर आपके पास रिमेनिंग यानी कि फोर्थ नंबर का पार्ट भी है। मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं पहले पार्ट, दूसरे पार्ट, तीसरे पार्ट और चौथे पार्ट का रेशो बना सकता हूँ? आप बोलोगे सर बना सकते हो। पहला पार्ट कितना है? आप बोलोगे सर पहला पार्ट 3 यूनिट है। दूसरा पार्ट कितना है? आप बोलोगे सर 5 यूनिट है। तीसरा पार्ट कितना है? आप बोलोगे सर 6 यूनिट है। और चौथा पार्ट यानी कि रिमेनिंग कितना है? आप बोलोगे सर 1 यूनिट है। अब देखो 3, 5, 6 और 1 पर भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, अदरवाइज़ आप अगर यहाँ पर ब्याज निकालोगे 1 साल का तो आपका ब्याज पॉइंट्स में आएगा, फिर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। इसके बजाय बेटा मैं इस रेशो को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इस रेशो में मैं 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि बेटा परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 आएगा। तो पूरे रेशो में मैं बेटा 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो करो, तो 3 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो कितना? आप बोलोगे सर 300। 5 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो आप बोलोगे सर 500। 6 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो आप बोलोगे सर 600। और 1 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो आप बोलोगे सर 100। कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है।
ऐसे ही बेटा आपको देखो यहाँ पर जब चारों पार्टों को जोड़ोगे ना, पहला पार्ट प्लस में दूसरा पार्ट प्लस में तीसरा पार्ट प्लस में चौथा पार्ट, तो आपके पास कुल धनराशि आएगी। तो कुल धनराशि कितनी बनेगी? आप बोलोगे सर 300 प्लस 500 800 प्लस में 600 1400 प्लस में 100, कितना बताओ बेटा? 1500। तो कुल धनराशि अब कितनी हो जाएगी बेटा? 1500। अब देखो आपको क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, बशर्ते आप क्वेश्चन में थोड़ा सा पेशेंस रखिए। क्या रखिए बेटा? पेशेंस। इधर देखो, कुल धनराशि, कुल धनराशि यानी कि बेटा टोटल सम, इसके आपने कितने पार्ट किए? आप बोलोगे सर 4 पार्ट किए। कितने पार्ट किए बेटा? आप बोलोगे सर 4 पार्ट किए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और बेटा रिमेनिंग यानी कि फोर्थ नंबर का पार्ट, ठीक है ना। अब पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट है आपके पास। पहला पार्ट 300, दूसरा 500, तीसरा 600 और बेटा चौथा कितना बताओ? 100। 300 500 600 और कितना बताओ बेटा? 100। 300 500 600 और कितना बताओ बेटा? 100। पहले पार्ट, दूसरे पार्ट, तीसरे पार्ट और चौथे पार्ट के लिए ब्याज की दर क्या क्या है? पहले पार्ट के लिए है 3, दूसरे पार्ट के लिए है बेटा 5, तीसरे पार्ट के लिए है 9 और फिर कितनी है? 11। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? आप बोलोगे सर 3 5 9 और कितनी बेटा? 11। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी कितनी है आपकी बताओ? ब्याज की दर कितनी कितनी है? इधर देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपके पास बताओ? ब्याज की दर आप बोलोगे सर पहले पार्ट के लिए 3, दूसरे पार्ट के लिए कितनी है? आप बोलोगे सर 5, तीसरे पार्ट के लिए कितनी है? आप बोलोगे सर 9 और चौथे पार्ट के लिए कितनी है? आप बोलोगे सर 11। और एक साल में इन चारों पार्टों पर टोटल कितने का एसआई मिल रहा है? आप बोलोगे सर 396 का। अब देखो क्वेश्चन बेहद ही आसान है। इधर देखो, पहले पार्ट पर आपको कितने का ब्याज मिल रहा है? आप बोलोगे सर पहले पार्ट पर मुझे 3% का ब्याज मिल रहा है। तो पहले पार्ट के लिए मूलधन कितना बना? आप बोलोगे सर 300। ब्याज की दर कितनी है? आप बोलोगे सर 3%। और जब मैंने बोला क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले तो ब्याज की दर को मान लेना बेटा पर एनम। पर एनम, पर एनम का मतलब क्या रहेगा बेटा? प्रति वर्ष। क्या रहेगा बेटा? प्रति वर्ष। तो पहले पार्ट पर तुम्हें कितने का ब्याज मिलेगा एक साल में? आप बोलोगे सर 3% का। और पहले पार्ट के लिए बेटा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है? आप बोलोगे सर पहले पार्ट के लिए मूलधन है मेरे पास 300। तो बेटा 300 का आप कितना निकाल लोगे बेटा? 3%। तो 300 का 3% कितना बनेगा? आप बोलोगे सर 9। दूसरे पार्ट के लिए मूलधन कितना? आप बोलोगे सर 500 और ब्याज की दर कितनी? आप बोलोगे सर 5% पर एनम। तो 500 पर कितने का ब्याज मिलेगा दूसरे पार्ट पर एक साल में? आप बोलोगे सर 5% का। तो बेटा 500 का आप कितना निकाल लोगे? 5%। तो 500 का 5% कितना बनेगा? आप बोलोगे सर 25। बनेगा या नहीं बनेगा? तीसरे पार्ट पर आपको एक साल में कितने का ब्याज मिलेगा? आप बोलोगे सर 9% का। तीसरे पार्ट के लिए प्रिंसिपल क्या बनेगा? आप बोलोगे सर 600। तो 600 का तुम्हें एक साल में कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 9%। तो 600 का 9% कितना बनेगा? आप बोलोगे सर 9 छिक्की 54 बनेगा, ठीक है। चौथे पार्ट के लिए आपके पास प्रिंसिपल क्या रहेगा? आप बोलोगे सर 100 और चौथे पार्ट पर एक साल के लिए आपको कितना ब्याज मिलेगा? आप बोलोगे सर 11 यूनिट, 11%। तो बेटा 100 का आप 11% निकाल दो। तो 100 का 11% कितना रहेगा? आप बोलोगे सर 11 रहेगा। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, एक साल में चारों पार्टों पर टोटल कितने का एसआई मिला? एक साल में चारों पार्टों पर टोटल कितने का एसआई मिला? पहले पार्ट पर प्लस में बेटा दूसरे पार्ट पर प्लस में बेटा तीसरे पार्ट पर प्लस में बेटा चौथे पार्ट पर। इन चारों पार्टों पर एक साल में कितने का एसआई मिला? आप बोलोगे सर पहले पार्ट पर 9 यूनिट, दूसरे पार्ट पर सर 25 यूनिट, तीसरे पार्ट पर सर 54 यूनिट और चौथे पार्ट पर सर 11 यूनिट। टोटल कितना बना? ऐड कर दो बेटा, टोटल कितना बन गया बताओ? आप बोलोगे सर 25 और 9 होगा सर 34, 34 और 11 कितना होगा बेटा? 45, 45 और 54 कितना होगा? आप बोलोगे सर 99। तो एक साल में बेटा चारों पार्टों पर, चारों पार्टों का मतलब क्या हो गया बेटा? टोटल। टोटल 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 पर कितने का ब्याज मिलेगा? आप बोलोगे सर 396 का। वैसे कितने का मिलेगा?
आप बोलोगे सर 99 यूनिट का, तो 99 यूनिट को किसके इक्वल कर दोगे आप बोलोगे सर 396 रुपये के। तो बताओ बेटा एक यूनिट की यानी कि ईच यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। आप बोलोगे सर 99 से ये कटेगा 4 बार, तो ईच यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। आप बोलोगे सर 4 रुपये। आएगी या नहीं आएगी। अब उसने पूछा है बेटा वह धनराशि कितनी है, तो वह धनराशि का मतलब कुल धनराशि पूछा है आपसे यहाँ पर, तो वह धनराशि कितनी बनेगी। आप बोलोगे सर चारों पार्टों को ऐड कर दो, तो पहला पार्ट कितना। आप बोलोगे सर 300, दूसरा पार्ट कितना। आप बोलोगे सर 500, तीसरा पार्ट कितना बेटा। आप बोलोगे सर तीसरा पार्ट है मेरे पास 600, और चौथा पार्ट कितना है। आप बोलोगे सर 100। तो टोटल कितना बना, 5 और 3 8, 8 से 14, 14 और 1 15, कितना बना। आप बोलोगे सर 1500। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है। आप बोलोगे सर एक यूनिट की वैल्यू है 4 रुपया, तो बताओ 1500 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। आप बोलोगे सर 15 चौका 60, मतलब कितनी आएगी बेटा 6000 रुपया। तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। आई या नहीं ये बात समझ में। और क्वेश्चंस आपको बेटा ऐसे ही करने, मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चंस। अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को बेटा करने के लिए थोड़ा सा तुम्हें क्या चाहिए बताओ, हल्का सा जिगर रखना पड़ेगा, ठीक है। जिगर थाम के बैठना पड़ेगा, तब ही इस टाइप के आप क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है ना। अब देखो पहले इस क्वेश्चन में आप बेटा क्या करो, डाटा लिख लो साइड में, क्योंकि मुझे पड़ेगी बेटा बोर्ड की ज़रूरत। कैसे लिख लो, आपके पास 3 बैंक हैं बेटा ABC। कितनी बैंक है 3, A है, B है और C है। बैंक ए में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसके लिए ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। आप बोलोगे सर 15%। बैंक बी के लिए कितनी है। आप बोलोगे सर 16%। और बैंक सी के लिए कितनी है। आप बोलोगे सर 27%, यानी कि 27%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज की दर के बारे में कुछ भी ना बोला जाए तो ब्याज की दर आपकी रहेगी बेटा पर एनम, और क्या रहेगी बेटा पर एनम। पर एनम का मतलब क्या रहेगा बेटा प्रति वर्ष, ठीक है ना। अच्छा बेटा इसके बाद क्या बोला उसने कि बैंक ए में जो इन्वेस्ट की गई राशि है बेटा, वो बैंक सी में इन्वेस्ट की गई राशि का कितना है। आप बोलोगे सर 20%। और इस प्रकार आपको बेटा 2 साल में कितने का SI मिलता है, 2 ईयर्स में कितने का SI मिलता है इस प्रकार आपको। आप बोलोगे सर 2 साल में मुझे इस प्रकार SI मिलता है 36,400 रुपये का। तो आपसे पूछ लिया बताओ बैंक बी के द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात करो। बेटा सामान्य ब्याज का मतलब साधारण ब्याज ही है, तो बैंक बी में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया वो आपको बेटा क्वेश्चन में निकालना है। बैंक बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ये आपके पास डाटा है। अब देखो क्वेश्चन को करना कैसे बेटा, इधर देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब क्वेश्चन की आपको बेटा नीड नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। देखो छोटा कर देते हैं। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को करने के बेटा मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला तो बताऊंगा बेटा बेसिक, और दूसरा बेटा एक यूनिक मेथड भी मैं बताऊंगा आपको। दोनों तरीके आपको अप्लाई करने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पर बेसिक तरीका आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का, मेथड नंबर 1 जो आपका क्या रहेगा बेटा। आप बोलोगे सर बेसिक, मेथड नंबर 1 आपका रहेगा बेटा बेसिक से बताऊंगा सबसे पहले, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला था बताओ क्वेश्चन में कि भाई 15% की ब्याज की दर पर, 16% की ब्याज की दर पर और बेटा 27% की ब्याज की दर पर तुमने बैंक ए में प्लस बैंक बी में प्लस में बेटा बैंक सी में टोटल कितने रुपए जमा करवाए थे। आप बोलोगे सर 80,000 रुपये जमा करवाए थे। तो सबसे पहले तो आप ये निकालो कि बैंक ए में कितना पैसा जमा करवाया, बैंक बी में कितना पैसा जमा करवाया और बेटा बैंक सी में कितना पैसा जमा करवाया। तो उसने बोला है बेटा क्वेश्चन में कि बैंक ए में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो बैंक सी में इन्वेस्ट किए गए पैसे का कितना है। आप बोलोगे सर 20% है। तो बेटा यहाँ से यदि मैं A/C निकालता हूँ तो A/C कितना आएगा। आप बोलोगे सर 20%, और 20% का मतलब कितना रहेगा। आप बोलोगे सर 1/5। अब ये बैंक ए और सी में इन्वेस्ट किए गए पैसे का रेशो है, हमें पैसा चाहिए। जैसे मान लो बैंक ए में इन्वेस्ट किया 1,000 और बैंक सी में कितना इन्वेस्ट किया। आप बोलोगे सर 5,000। तो 1,000 और 5,000 का यदि मैं रेशो निकालूँ तो बेटा 1/5 का निकलेगा या 1 का और 5 का निकलेगा। बात बराबर है, 1/5 या 1/5, बात बराबर है,
ठीक है ना। तो हमें 1000 और 5000 चाहिए, ना कि 1 और 5 चाहिए। रेशो नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए। तो आपको पता है 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 और 5 में, तभी तो हमारे पास 1000 और 5000 आएगा। ऐसे ही यदि हमें पैसा निकालना है यहाँ पर बेटा बैंक ए और सी में जमा जो पैसा करवाया है, निवेश जो पैसा करवाया है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू का क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई। और वो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू रहती है। तो मैंने मान लिया बेटा मेरा 1 यूनिट जो है वो x रुपये के इक्वल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप कितनी मान रहे हो, आप बोलोगे सर x रुपया। तो बताओ बेटा 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 5x रुपया। मतलब दोनों में बेटा x का मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। कर दिया। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, क्या आप यहाँ से बैंक बी में इन्वेस्ट किया गया पैसा निकाल सकते हो, आप बोलोगे सर निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर बैंक ए प्लस बैंक बी प्लस में बैंक सी, तीनों में हमने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया, आप बोलोगे सर 80,000। बैंक ए में कितना इन्वेस्ट किया, आप बोलोगे सर x रुपया। बैंक बी में कितना इन्वेस्ट किया, आप बोलोगे सर मुझे नहीं पता। बैंक सी में कितना इन्वेस्ट किया, आप बोलोगे सर 5x। ए के सामने x और सी के सामने कितना 5x, तो ए के सामने जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू, और सी के सामने जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू बेटा, सी की वैल्यू। ये टोटल किसके इक्वल रहेगा, आप बोलोगे सर ये टोटल इक्वल रहेगा 80,000 के। तो x प्लस 5x कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 6x, प्लस में कितना बेटा b इक्वल्स टू कितना रहेगा, आप बोलोगे सर 80,000 यानी कि 80,000। तो बताओ b की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर b की वैल्यू यहाँ पर आएगी 80,000 माइनस का 6x, ये b की आ गई। तो बी बैंक बी में आपने कितना इन्वेस्ट पैसा किया, आप बोलोगे सर 80,000 माइनस 6x। अगर यहाँ पर मुझे x की वैल्यू मिल जाए बेटा, तो क्या मैं बैंक बी में इन्वेस्ट किए गए पैसे को बता सकता हूँ, आप बोलोगे सर बता सकते हो। अब देखो सर ये पैसा आपको कैसे निकालना है, बहुत ही आसान है पैसा निकालना। इधर देखना ध्यान से, देखो कैसे निकालोगे। एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पर बैंक ए प्लस बी प्लस सी का 2 साल का टोटल ब्याज निकाल सकता हूँ, आप बोलोगे सर निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, इधर देखो। इसके लिए बेटा मैं आपको एक और स्क्रीन दे रहा हूँ, वो स्क्रीन आपको ध्यान से देखनी है, ठीक है ना। अब इधर देखो, करना क्या है, कुछ नहीं करना आपको बेटा, यहाँ पर आपको निकालना है बैंक ए प्लस बैंक बी प्लस में बैंक सी, तीनों का बेटा 2 साल का SI ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में। और ये 2 साल का SI आपको कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर 2 साल का SI हमें दे रखा है सर 36,400। कितना दे रखा है बेटा, 36,400, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, आप बोलोगे सर ये वैल्यू इक्वल रहेगी 36,400 के। बैंक ए का 2 साल का SI, बैंक बी का 2 साल का SI प्लस में बैंक सी का 2 साल का SI, ये टोटल किसके इक्वल रहेगा, आप बोलोगे सर 36,400 के इक्वल रहेगा। अब बैंक ए में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, आप बोलोगे सर x। बैंक बी में कितना इन्वेस्ट किया, आप बोलोगे सर 80,000 माइनस का 6x। बैंक सी में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, आप बोलोगे सर 5x। तो ये बेटा बैंक ए के लिए प्रिंसिपल है, ये बैंक बी के लिए, और ये बैंक सी के लिए प्रिंसिपल है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, बैंक ए के लिए ब्याज की दर 15%, बैंक बी के लिए 16%, और बैंक सी के लिए कितनी है बेटा 27%। ए के लिए कितनी है बेटा 15, बी के लिए कितनी है, आप बोलोगे सर 16, और सी के लिए कितनी है, आप बोलोगे सर 27। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, इधर देखो। एक साल में यदि बैंक बी पर 15% का ब्याज मिलता है, तो बताओ 2 साल में कितने का मिलेगा, आप बोलोगे सर 30% का। तो बेटा इस x का तुम 30% निकाल दो। बैंक बी में एक साल में 16% का ब्याज मिलता है, तो बताओ 2 साल में कितने का मिलेगा, आप बोलोगे सर 32% का। तो इसका बेटा आप 32% निकाल दो। एक साल में यहाँ पर 15 का मिल रहा है, तो 2 साल में 30 का, यहाँ पर 16 का, तो यहाँ पर कितने का मिलेगा 32% का। यहाँ पर बैंक सी में एक साल में बेटा 27% का ब्याज मिल रहा है, तो बताओ 2 साल में कितने का ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे सर 54% का। मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है। बैंक ए का 2 साल का ब्याज प्लस में बैंक बी का 2 साल का ब्याज प्लस में बैंक सी का 2 साल का ब्याज, टोटल किसके इक्वल रहेगा,
आप बोलोगे सर 36,400 के। ये तीनों बैंकों से टोटल 2 साल में इतने का ब्याज मिलता है। अब देखो 2 से ये कटा बेटा 15 बार, 2 से कटा ये कितनी बार, आप बोलोगे सर 16 बार, और 2 से कटा ये 27 बार, और 2 से ये कट गया बेटा कितनी बार, आप बोलोगे सर 18,200 बार कट गया बेटा। अब देखो कैलकुलेशन कर लो आप, बेसिक से एकदम ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, पूरा समझना है बेसिक से, फिर मैं इसका अलग मेथड भी बताऊंगा। तो 15 गुणा में x कितना बनेगा, 15x अपोन में कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 100। फिर यहाँ पर 80,000 का कितना निकालना है बेटा आपको, 16/100। तो यहाँ पर बेटा 80,000 का आप 16/100 निकाल देना। ये कितना बना, आप बोलोगे सर 16 छिक्की 96, मतलब माइनस का 96 x बटा में 100। और ये कितना बना, आप बोलोगे सर 27 गुणा 5, 27 गुणा 5 27 इंटू का 5 कितना बनेगा बेटा, आप बोलोगे सर 135x। और टोटल वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, आप बोलोगे सर 18,200 के। अब देखो x को एक साइड लिख लो, तो ये 15x प्लस में 135x कितना बना, 150x बेटा। और इसमें से 150 में से यदि मैं माइनस का 96 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचना चाहिए, आप बोलोगे सर ये बचेगा आपके पास 54x प्लस का बचेगा। इधर देखो ये बेटा 00 से 00 कट गया, ये 16 8 128, मतलब कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 12,800। 12,800 को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो 18,200 में से मुझे कितना निकालना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 12,800। अब बेटा 12,800 निकालो 18,200 में से, तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 0 0 8 4 कितना बेटा 12, और ये बेटा 17, 17 में से 12 गया तो कितना बताओ बेटा 5, कितना बचा बताओ 5400। तो बेटा 54 से 54 से 54 कट गया कितनी बार, एक बार, और आगे कितनी 0, आप बोलोगे सर 2 0। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, आप बोलोगे सर 100 इंटू का 100, यानी कि कितना आएगा बेटा, आप बोलोगे सर 10,000। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आई, आप बोलोगे सर 10,000 आई। x की वैल्यू यदि बेटा 10,000 है, x की वैल्यू यदि 10,000 है, तो बताओ बैंक बी में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, आप बोलोगे सर 80,000 माइनस का 6x। तो 80,000 माइनस का 6x, x की वैल्यू कितनी, आप बोलोगे सर 10,000। तो बेटा 80,000 में से 6 गुणा में 10,000 कितना बनेगा, 60,000। तो 80,000 में से 60,000 निकालोगे तो कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 20,000। ये तो बैंक बी में इन्वेस्ट किया गया पैसा है। आपसे बैंक ए में इन्वेस्ट किया गया पैसा पूछ ले, तो बैंक ए में कितना इन्वेस्ट किया आपने, आप बोलोगे सर 10,000। और आपसे पूछ लेता बैंक सी में कितना इन्वेस्ट किया, तो बैंक सी में इन्वेस्ट किया गया पैसा कितना है, आप बोलोगे सर 5x। तो 5 गुणा में बेटा x की जगह 10,000 रख देना, तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 50,000। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक बी में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, आप बोलोगे सर मैंने किया 20,000, और यही मेरा आंसर है। कोई दिक्कत है ही नहीं बेटा, कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ, आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का बेटा बेसिक है। अब इस क्वेश्चन को बेटा आप एक और तरीके से कर सकते हो, और वो तरीका आपका क्या रहेगा वो आपको मैं अभी बताता हूँ बेटा, ठीक है। देखो कैसे करना है, पहले उसके लिए आप डाटा लिख लो, जो भी डाटा आपके पास है। मेथड नंबर 2, देखो बोर्ड पे ध्यान रहेगा तो सब कुछ समझ में आएगा, और बोर्ड पर ध्यान नहीं रहेगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मेथड नंबर 2 देखना बेटा क्या रहेगा। आपसे क्वेश्चन में बोल रखा है बैंक ए है, बैंक बी है और बैंक सी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके लिए ब्याज की दर दे रखी है अलग अलग। बैंक ए के लिए दे रखी है बेटा 15% पर एनम, ये ब्याज की दर है। बैंक बी के लिए कितनी है, आप बोलोगे सर 16% पर एनम, ठीक है। और बैंक सी के लिए कितनी है, आप बोलोगे सर 27% पर एनम। ये इनके लिए क्या दे रखी है, आप बोलोगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। इनके लिए 2 साल का क्या दे रखा है बताओ, तीनों बैंकों के लिए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों बैंकों के लिए आपको दे रखा है बेटा 2 साल का SI। कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर ये दे रखा है मुझे 36,400। यदि बेटा यहाँ से मैं बैंक ए प्लस में बैंक बी प्लस में बैंक सी, इनके लिए यदि बेटा मैं तीनों के लिए टोटल 1 साल का SI निकालूँ तो कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 36,400 में 2 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 18,200। मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है।
और क्या बोला आपसे क्वेश्चन में कि बैंक ए में जो इन्वेस्ट किया गया पैसा है वो बैंक सी में इन्वेस्ट किए गए पैसे का कितना है बेटा, 20% है। तो मान लिया ए में ए यूनिट किया और सी में कितना इन्वेस्ट किया, सी यूनिट, और बी में कितना इन्वेस्ट किया, बी यूनिट। तो ए बी सी को आपने यहाँ पर अब क्या बना दिया बेटा, प्रिंसिपल। क्या बना दिया बेटा, प्रिंसिपल। तो ए अपॉन में सी कितना आएगा, आप बोलोगे सर 20%, और 20% का मतलब कितना हो गया बेटा, 1/5। तो मेरे पास बैंक ए और बैंक सी में इन्वेस्ट किए गए पैसे का क्या है बताओ, रेशो। अब इस क्वेश्चन को करूंगा बेटा मैं मिक्सर एंड एलिगेशन से, और जब मिक्सर एंड एलिगेशन में पढ़ाऊंगा तब आपको मैं इस क्वेश्चन को और भी बेहतर तरीके से बताऊंगा बेटा, ठीक है। बस एक बार यहाँ पर आप देख लो, आपको बेटा आम खाने से मतलब होना चाहिए, गुठलियाँ गिनने से नहीं। मैं मेथड सारे बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको यदि बैंक बी का पैसा निकालना है स्टार्टिंग, तो आप स्टार्टिंग में यदि आपको बैंक बी का पैसा निकालना है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो आपको ए और सी के बारे में रिलेशन देगा क्वेश्चन में। यदि आपसे पूछता बैंक सी का पैसा निकालो तो बेटा आपसे ए और बी का रिलेशन देता। यदि आपसे पूछता कि ए और किसका बताओ बेटा, इसका ए का पैसा निकालो तो बी और सी के बारे में देता। बी का पैसा पूछा है तो ए और सी के बारे में देता। और ए का पैसा पूछता तो किसके बारे में देता, आप बोलोगे सर बी और सी के बारे में। और सी का पैसा पूछता तो किसके बारे में, आप बोलोगे सर ए और बी के बारे में, ठीक है। किसी एक का देगा, किसी एक का पूछेगा और दो का दे देगा रिलेशन, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना, देखो यहाँ पर देखना, यहाँ पर तो ले रहा हूँ बेटा मैं बैंक ए और यहाँ पर ले रहा हूँ बेटा मैं बैंक सी। बैंक ए के लिए ब्याज की दर कितनी है, आप बोलोगे सर 15% पर एनम, मतलब एक साल में बैंक ए में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उस पर कितने का ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे सर 15% का। बैंक सी के लिए ब्याज की दर कितनी है, आप बोलोगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 27% पर एनम। तो बैंक सी में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, आप बोलोगे सर 27% पर एनम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर परसेंटेज का भी एक मेथड काम में आएगा, देखना दोनों मेथड काम में आएंगे। और बैंक ए में और बैंक सी में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसका रेशो है आपके पास 1:5। ये बैंक ए और सी का क्या है बताओ बेटा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है। अब देखो यहाँ पर जब हम मिक्सर एंड एलिगेशन लगाते हैं तो यहाँ पर एक एवरेज वैल्यू निकल के आती है। यहाँ पर क्या मिलती है तुम्हें बताओ, एवरेज वैल्यू। और यहाँ पर एवरेज वैल्यू का मतलब क्या रहेगा कि ए प्लस सी दोनों पर एवरेजन एक साल में कितनी % का ब्याज मिला। और जब आप इसको तिरछा घटाते हो ना, तिरछा, तो यहाँ पर आपको बेटा बेस वैल्यू का क्या मिलता है, रेशो। और बेस वैल्यू क्या होती है, जिन पर आप इनको कैलकुलेट कर रहे हो, ये क्या है बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए बेस वैल्यू क्या बनेगी, आप बोलोगे सर मूलधन। बस इतना मतलब रखना है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो, जब आपके पास ये मिड वाली वैल्यू ना हो ना, तो आप क्या करना बेटा, यहाँ पर ये जो दोनों वैल्यूज़ दे रखी है इनका पहले डिफरेंस निकालना। तो आप डिफरेंस निकालो तो बताओ 27 का और 15 का डिफरेंस कितने का आएगा, 27 का और 15 का डिफरेंस कितने का आएगा, आप बोलोगे सर 12 का, यानी कि आएगा सर 12% का। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 12% को आप 1:5 में डिवाइड कर दो। किस में डिवाइड कर दो, 1:5 में, मतलब नीचे के अनुपात में डिवाइड कर दो। इस 12% को आप 1:5 में डिवाइड कर दो। कैसे करोगे कि ये दोनों पार्ट मिलकर 12% बनने चाहिए। कैसे बनेंगे देखो, अगर ये दोनों पार्ट मिलकर 12% बनेंगे तो ये दोनों पार्टों को आपको बेटा मिलाना पड़ेगा पहले, मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो 1 + 5 कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू को आप किसके इक्वल करोगे, आप बोलोगे सर 12% के इक्वल करूँगा। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 2%। 1 यूनिट की वैल्यू यदि 2% आएगी तो ज़रा बताना, समझदार बच्चे हो आप, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 10%। मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है, बस तो गेम खेल गया यहीं पर। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप तिरछा घटाते हो ना, तिरछा, तो ये मिड वाली वैल्यू इन दोनों वैल्यूज़ के कहाँ होती है बताओ, बीच में होती है, ठीक है ना। अब आपको मिड वाली वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए अभी एक मैं डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ। इन दोनों में से जो कम हो, कम कौन सी है, आप बोलोगे सर 15, तो कम में तो ऐड करना है। और 15 और 27 में से ज़्यादा कितनी है, आप बोलोगे सर 27, तो 27 में से घटाना है। अब देखो 15 में 10 ऐड करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 25।
और बेटा 27 में से 2 घटाओगे तो भी कितना आएगा, आप बोलोगे सर 25। तो ए प्लस सी पर एक साल में कितने का ब्याज मिलेगा, टोटल एवरेजन आप बोलोगे सर 25% का। अब देखना क्वेश्चन बेहद ही आसान हो चुका है। क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है। कैसे देखो, अब मैं बोल सकता हूँ बेटा मेरे पास एक तो बैंक है बी और एक बार के लिए मैंने बैंक ए और सी दोनों को ले लिया। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बैंक ए में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और बैंक सी में कितना इन्वेस्ट किया है, अब इस बात को छोड़ दो। बैंक बी में, आप बी में जो पैसा इन्वेस्ट किया है आपने, उस पर आपको एक साल में कितने का ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे सर 16% का। और बैंक ए प्लस सी में एक साल में एवरेजन कितना पैसा मिलेगा, आप बोलोगे सर 25% का। मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो बेटा, ये 16 है और ये 25 है। इस 25 को आप इस कदर तोड़ो कि इसके अंदर एक बार 16 आ जाए, तो आप बोलोगे सर इस 25% को मैं लिख सकता हूँ 16% प्लस में 9%। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो, एक बार के लिए आप इस 9% को भूल जाओ, कांटा मार दो इस पर। आप मान लो कि बैंक बी पर भी एक साल में 16% का ब्याज मिलेगा और ए प्लस सी पर भी कितने का मिलेगा, आप बोलोगे सर 16% का। बी पर भी 16 का, ए प्लस सी पर भी 16 का, तो टोटल पर तीनों बैंकों से टोटल पर भी कितने का ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे सर 16 का। और टोटल आपके पास कितना है तीनों बैंकों के लिए, बताओ तीनों बैंकों में आपने टोटल कितना जमा करवाया है, आप बोलोगे सर तीनों बैंकों में मैंने टोटल जमा करवाया है सर 80,000। कितना जमा करवाया है, आप बोलोगे सर 80,000। तो 80,000 का मुझे कितना मिलेगा बताओ तीनों से, आप बोलोगे सर 16%। तो 00 से 00 कट गया, 16 अट्ठे कितना बना, आप बोलोगे सर 128, मतलब कितना बना, आप बोलोगे सर 12,800। तो तीनों बैंकों से तुम्हें एक साल में कितना मिला, आप बोलोगे सर 12,800। वैसे कितना मिलना चाहिए तीनों बैंकों से एक साल में, आप बोलोगे सर 18,200 का। तो बताओ कमी कितने की पड़ गई, कमी कितने की पड़ गई, आप बोलोगे सर 18,200 मिलना था लेकिन मिला सर 12,800। तो यहाँ पर मुझे जो कमी पड़ी वो पड़ी सर 5400 की, यानी कि 5,400 की। ये 5,400 की कमी क्यों पड़ी, क्योंकि अभी आपने ए प्लस सी पर कितने परसेंट की कैलकुलेशन नहीं की, आप बोलोगे सर 9% की। कितने परसेंट की बेटा, आप बोलोगे सर 9% की। यदि जो आपने बैंक ए और सी में दोनों में जो पैसा जमा करवाया है उस पर यदि आप एक साल में 9% का ब्याज लेते हो तो आपकी बेटा कितने की कमी पूरी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 5400 की। तो ये वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, आप बोलोगे सर 5400 के। तो 9 से 5400 कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे सर 600 बार। तो ए प्लस सी में, ए प्लस सी में टोटल 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 बेटा बताओ कितना पैसा मिलेगा आपको, कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे आप बोलोगे सर 600 में 100 का गुणा कर दो, कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 60,000। तो बेटा ए और सी दोनों बैंकों में आपने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया, आप बोलोगे सर 60,000। ए प्लस सी की वैल्यू कितनी, 60,000। बैंक ए में आपने ए यूनिट इन्वेस्ट किया, बैंक सी में आपने सी यूनिट इन्वेस्ट किया। तो ए प्लस सी में दोनों में टोटल कितना इन्वेस्ट कर दिया, आप बोलोगे सर 60,000। तीनों में आपने टोटल कितना इन्वेस्ट किया था, आप बोलोगे सर 80,000। कितना इन्वेस्ट किया, 80,000। बैंक ए प्लस में बैंक बी प्लस में बैंक सी, तीनों में टोटल आपने कितना इन्वेस्ट किया, आप बोलोगे सर 80,000। तो बेटा यदि मैं यहाँ से यदि बेटा मैं बैंक ए में इन्वेस्ट किया गया पैसा प्लस में बैंक सी में इन्वेस्ट किया गया पैसा निकाल दूँ तो बैंक बी में इन्वेस्ट किया गया पैसा मेरे पास आ जाएगा, आप बोलोगे सर आ जाएगा। तो यहाँ से ए प्लस सी की वैल्यू निकाल दो, तो ए प्लस सी को इधर लेके जाओगे तो ए प्लस सी किसका हो जाएगा, माइनस का। और ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 60,000। तो 80,000 में से 60,000 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 20,000। कितना बचेगा बेटा, आप बोलोगे सर 20,000। तो मेरा आंसर कितना होगा बेटा, आप बोलोगे सर 20,000। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, तसल्ली से वीडियो को पॉज करना और वापस से देखना। बेटा पहले ही बता रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, वीडियो को पॉज करना और वापस से देखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या बोला है इस क्वेश्चन में आपसे बोला है इस क्वेश्चन में, अ सम ऑफ ₹10,500 अमाउंट टू ₹13,825 in 3 and 4 by 5 years at a certain rate % per annum simple interest, what will be
द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 years एट द डबल अर्लियर रेट। यही तो बोला है उसने, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो, क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ो एक बार। क्या बोला बताओ कि भाई 10,500 रुपये की एक राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 3/4/5 वर्षों में 13,825 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की पूर्व दर को बेटा डबल कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। उसी राशि का मतलब होगा जितनी राशि पर आप पहले ब्याज ले रहे हो। पहले कितने पर ले रहे हो, आप बोलोगे सर 10,500 पर, तो यहाँ पर भी आप कितने पर ब्याज लोगे, आप बोलोगे सर 10,500 पर, ठीक है। अब आपका इस जगह मूलधन क्या है, आप बोलोगे सर समान। जब मूलधन बेटा समान होता है, प्रिंसिपल जब समान होता है, तो साधारण ब्याज डिपेंड करता है ब्याज की दर पर और टाइम पर। आ रही है बात समझ में। तो मैं यहाँ पर बेटा पहले वाली कंडीशन के लिए और बाद वाली कंडीशन के लिए क्या निकालना चाह रहा हूँ, आप बोलोगे सर SI साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज निकाल सकता हूँ क्या, आप बोलोगे सर निकाल सकते हो। अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो यहाँ पर निश्चित ब्याज की दर है वो R1 है और वो कितने यूनिट है, आप बोलोगे सर 1 यूनिट है। तो यहाँ पर वो ब्याज की दर पहले वाली ब्याज की दर की बेटा क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर डबल हो जाएगी। तो पहले वाली ब्याज की दर यदि 1 यूनिट है तो बेटा बाद वाली ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 2 यूनिट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, आप बोलोगे सर 2 यूनिट हो जाएगी। आई या नहीं आई बात समझ में। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना ध्यान से। ब्याज की दर आपकी प्रति वर्ष मिल रही है। ब्याज की दर कैसी चल रही है, प्रतिवर्ष मतलब हर एक साल में आपको ब्याज लेना है, ठीक है। अब देखो 3 सही 4/5 का मतलब कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 19/5। तो 3 सही 5/4 का मतलब कितना, 4/5 का मतलब कितना हो गया, आप बोलोगे सर 19/5 साल। अब देखो एक साल में यहाँ पर मिलेगा 1 यूनिट का ब्याज, तो बताओ 19/5 साल में कितने का मिलेगा, आप बोलोगे सर 19/5 में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर यदि एक साल में 2 यूनिट का ब्याज मिलेगा तो बताओ 5 सालों में कितने का मिलेगा, आप बोलोगे सर 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। एक साल में 2 यूनिट का तो 5 सालों में मिलेगा 10 यूनिट का। अब इस रेशो को सॉल्व कर लो, इस 5 को भी इधर ले जाओ, तो 1 गुणा 19 तो बनेगा 19, 5 गुणा 2 बनेगा 10, 10 गुणा 5 कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 50। तो फाइनली सेकंड कंडीशन में, नीचे वाली कंडीशन में जब आप ब्याज की दर को बेटा डबल कर रहे हो तो आपको ऐसा ही कितना मिल रहा है, आप बोलोगे सर 50 यूनिट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो भी SI रुपयों में रहेगा ना, वो या तो रहेगा बेटा 50 या 50 का कोई ना कोई रहेगा गुणांक मतलब मल्टीपल। जैसे 50 का एक मल्टीपल कितना है बेटा, आप बोलोगे सर 100। कितना है बेटा, 100, 200 भी है, 150 भी है, मतलब उस संख्या में 50 का पूरा भाग जाएगा। तो बताओ कौन से ऑप्शन में 50 का पूरा भाग जा रहा है। 50 का भाग देखने के लिए कुछ मत करो, एंड की 2 डिजिट देख लो, एंड की 2 डिजिट देख लो, एंड की, ठीक है ना। क्या ये नंबर का एंड है, बहुत बार बोलते हो ना एंड, नहीं है बेटा ये नंबर का एंड, ये नंबर की स्टार्टिंग है। क्या है बेटा, स्टार्टिंग। नंबर का एंड इधर होगा, ठीक है ना। तो आपको देखनी है बेटा नंबर की स्टार्टिंग, एंड नहीं देखना है। क्या देखना है बताओ, नंबर की स्टार्टिंग। नंबर की स्टार्टिंग में 2 डिजिट देख लो, तो यहाँ 70 है, 70 में 50 का भाग दो, नहीं जाएगा तो इसमें पूरे में नहीं जाएगा भाग। यहाँ 60 है, 60 में 50 का भाग नहीं जाएगा, छोड़ो। 60 है, 60 में 50 का भाग नहीं जाएगा, छोड़ दो। 50 में 50 का भाग जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। तो बताओ कहाँ पर आपने 10,500 और 13,825 का यूज़ लिया, कहीं पर नहीं लिया। तो क्वेश्चन थोड़ा पेशेंस से भी करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ओहो, ये भी पहले जैसा ही क्वेश्चन है, इससे पहले वाला जस्ट किया था क्वेश्चन आपने पहले, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करना है सर, इसमें आपको मैंने दोनों मेथड बता रखे हैं, आप मन में आए जिससे कर सकते हो। क्या बोला बताओ इसमें क्वेश्चन में कि भाई बैंक ए में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो बैंक सी में इन्वेस्ट किए गए पैसे का 71 and 3/7% है। 71 सही 3/7% है। तो 71 सही 3/7% का मतलब कितना होगा, आप बोलोगे सर 5/7, यानी कि 5/7 होगा, ठीक है ना। कितना होगा बेटा, 5/7। अब क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन में दिक्कत लो ही मत। आपको पता है बैंक बी में इन्वेस्ट किए गए पैसे की बात कर रहा है,
तो ए और सी में कोई ना कोई रिलेशन दे रखा होगा और ए और सी का ही तुम्हें रिलेशन उठाना है, बस कुछ नहीं करना। और एक वर्ष में आपको जितना साधारण ब्याज मिलता है वो तो आपको दे ही रखा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करोगे, यहाँ पर लिखोगे बैंक ए, यहाँ पर लिखोगे बैंक सी। बैंक ए में आपको कितने का ब्याज मिल रहा है एक साल में, आप बोलोगे सर 12% का, ठीक है। और बैंक सी में कितने का मिल रहा है, आप बोलोगे सर 18% का। अब अगर यहाँ पर बेटा आप मिक्सर एंड एलिगेशन लगाते हो, क्या लगाते हो बेटा, मिक्सर एंड एलिगेशन लगाते हो, तो सीधी सी बात है बेटा तिरछा घटाओगे और यहाँ पर एक एवरेज वैल्यू मिलेगी। एवरेज वैल्यू किस किस की मिलेगी, आप बोलोगे सर ए और सी की। 12% और 16% पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसका मतलब बेटा एक साल में ब्याज ले रहे हैं। कितने साल में बताओ, आप बोलोगे सर एक साल में। एक साल में किस पर बताओ बेटा, ए और सी दोनों पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा ए और सी का एक साल का क्या मिलेगा बताओ, ब्याज, एवरेज ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे बेटा तिरछा घटाओगे तो यहाँ पर एक रेशो मिलेगा और वो रेशो रहेगा सर किसका, आप बोलोगे सर बेस वैल्यू का। किसका रहेगा बताओ, आप बोलोगे सर बेस वैल्यू का, ठीक है। और बेस वैल्यू क्या रहेगी, जिन पर इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे हो। ये क्या है बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ब्याज ही होता है, ब्याज होता है परसेंटेज में। और ब्याज के लिए बेस वैल्यू क्या बनती है, आप बोलोगे सर मूलधन बनती है, यानी प्रिंसिपल बनती है। मतलब पहले का ए का और सी का क्या बनेगा बताओ बेटा, प्रिंसिपल का रेशो बनेगा नीचे। तो ए के लिए, बैंक ए के लिए प्रिंसिपल कितना है, आप बोलोगे सर 5 यूनिट, और सी के लिए कितना है, आप बोलोगे सर 7 यूनिट। तो यहाँ पर जो तुम्हें रेशो मिलेगा वो मिलेगा बेटा 5 का और 7 का। अब ये मिड वाली वैल्यू निकालनी है तो पहले बेटा इन दोनों का डिफरेंस लिखा लो। तो 18 का और 12 का डिफरेंस कितने का आएगा, आप बोलोगे सर 6 का। तो इस 6% को, इस अंतर को, डिफरेंस को आप बेटा 5 और 7 के रेशो में बांट दो। मतलब इस 6 के आप दो पार्ट इस प्रकार करो कि एक पार्ट तो बने 5 यूनिट के इक्वल और एक पार्ट बने बेटा 7 यूनिट के इक्वल। तो इस 6 के दो पार्ट करने, तो ये दोनों पार्ट मिलकर कितना बनाएंगे, आप बोलोगे सर 6%। तो दोनों पार्टों को मिलाओ तो 5 और 7 कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 12। कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 12 बनेगा। कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 12 बनेगा। तो 12 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, आप बोलोगे सर 6% के इक्वल रहेगी। तो बताओ एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 6% अपॉन में 12, मतलब आएगी बेटा 1/2%। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2%। तो बताओ 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 2.5%। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 3.5%। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो एवरेज वैल्यू होती है वो इन दोनों वैल्यूज़ के मिड की वैल्यू होती है। और इस मिड वाली वैल्यू को निकालने का तरीका मैंने बताया था। इन दोनों में से देखो छोटा कौन है, आप बोलोगे सर 12, तो 12 में तो करना है ऐड। बड़ा कौन है, आप बोलोगे सर 18, तो 18 में से घटाना है। तो देखो इधर देखना, यहाँ पर 12 में ये वाली वैल्यू, इधर वाली वैल्यू देखना एक बार आप, ये वाली वैल्यू यहाँ पर 12 से क्या रहेगी, बड़ी। तो 12, इस वैल्यू में से 12 को घटाऊंगा तो 3.5 मिलेगा। तो ये वाली वैल्यू निकालनी है तो 12 में 3.5 ऐड कर दो। तो 12 प्लस में 3.5 कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 15.5%। या फिर 18 में से 2.5 घटा दो तो भी तुम्हारे पास 15.5% आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ बैंक ए प्लस सी में एक साल में एवरेजन कितने का ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे सर 15.5% का। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करना है। एक तो बैंक बी है और एक आपके पास बैंक ए और सी दोनों हैं। तो ए और सी दोनों में एक साल में कितने का ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे सर 15.5% का। और बैंक अकेली बी में आपको कितने का ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे सर 16% का। तो बड़ी वाली परसेंटेज को आप इस प्रकार तोड़ना बेटा जिससे उसके अंदर एक बार छोटी वाली परसेंटेज आ जाए या छोटी वाली वैल्यू आ जाए। तो 16% को मैं लिख सकता हूँ बेटा 15.5% प्लस में बेटा 0.5% लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर लिख सकते हो। तो एक बार के लिए इस बेटा 0.5% को आप भूल जाओ, आप बस 15.5% को देखो। तो आप देखना बेटा यहाँ पर यदि बैंक बी में मैं 15.5% का ब्याज लूँ और बैंक ए प्लस सी में भी 15.5% का ब्याज लूँ तो तीनों बैंकों पर 15.5% का मुझे ब्याज मिलेगा। और तीनों बैंकों में आपने टोटल कितने रुपए जमा करवाए, आप बोलोगे सर 65,000। तो बेटा 65,000 का एक बार आप 15.5% निकालो। 65,000 का एक बार आप 15.5%
5% निकालो कितना बनेगा। निकाल सकते हो क्या? आप बोलोगे सर निकाल सकते हैं। 1 पॉइंट हटाया तो नीचे 3 जीरो, तो 000 से तो बेटा 000 कट गया। अब आपको बेटा 155 का मल्टीप्लाई करना है 65 से। अब देखो इस मल्टीप्लाई को भी करने में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे, सर कैसे करें? तो देखो ऐसा करो, इस 65 को लिख दो बेटा 60 + 5। तो पहले 60 का तो मल्टीप्लाई कर सकते हो आप 155 में, अब तो कर सकते हो। आप बोलोगे सर कर सकते, तो कर दो फटाफट। 0 6 पंजे कितना बताओ बेटा 30, और 15 6 90, 90 और 3 कितना? आप बोलोगे सर 93। फिर 5 का मल्टीप्लाई कर दो, आप बोलोगे सर 55 25, 15 पा 75, 75 और 2 कितना बनेगा? आप बोलोगे सर 75 और 2 बनेगा 77। तो टोटल कितना बना? आप बोलोगे सर 5 7, 7 और 3 10, और 9 और 1 कितना बताओ 10। कितना बना? आप बोलोगे सर 1075 बना। कितना बन गया? आप बोलोगे सर 1075 बना। तो बेटा 15.5% के अकॉर्डिंग आपको कितने का ब्याज मिलेगा एक साल में? आप बोलोगे सर 1075 का, जबकि मिलना कितने का चाहिए? आप बोलोगे सर 10,180 का। तो कमी पड़ गई, कमी पड़ गई। कितने की कमी पड़ गई? एक साल में मिलना तो चाहिए था 10,180, लेकिन मिला कितना? आप बोलोगे सर 10,075। तो कमी कितने की पड़ गई? आप बोलोगे सर कमी पड़ गई 105 की। कितने की पड़ गई? 105 की। क्यों पड़ गई 105 की कमी? क्योंकि अभी आपने बेटा बैंक बी पर 0.5% का ब्याज नहीं लिया। यदि आप बेटा बैंक बी में इन्वेस्ट किए गए पैसे पर 0.5% का ब्याज ले लो तो आपकी कमी पूरी हो जाएगी। कितने की कमी पूरी हो जाएगी? आप बोलोगे सर 105 की। तो बताओ बैंक बी में आपने कितने का पैसा इन्वेस्ट किया? आप बोलोगे सर 105 में 0.5% का भाग दे दो। तो ये तो नीचे 5 बनेगा, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो आगे 00 आएगी, और एक बार और यदि बेटा मैं यहाँ पर पॉइंट हटा दूंगा तो ऊपर कितनी जीरो आ जाएंगी? आप बोलोगे सर ऊपर आ जाएंगी 2 जीरो, 3 जीरो हो जाएंगी। तो 5 से काट दो इसको, कितनी बार कट जाएगा? आप बोलोगे सर 21,000 बार। तो बैंक बी में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? आप बोलोगे सर 21,000। ये मैं आपको बता चुका हूँ बेटा क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन पहले। ये देखना आपसे क्या बोला। आपसे बोला है सर कि 2 बराबर धनराशि है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, उनको आपने 8% और 7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 भागों में उधार दिया। यदि पहली धनराशि बाद वाली धनराशि से 6 महीने पहले ली गई हो तो प्रत्येक से 2,560 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। तो मूलधन ज्ञात करो, प्रिंसिपल ज्ञात करो। अब इधर देखो इसने क्या बोला, जैसे ये बेटा एक धनराशि है पहली और ये दूसरी है, दोनों धनराशि क्या है बेटा? इक्वल है, इक्वल है। मतलब पहली धनराशि के लिए यदि मूलधन P यूनिट है तो दूसरी के लिए भी क्या रहेगा बताओ? P यूनिट। लेकिन पहली धनराशि के लिए ब्याज की दर रहेगी बेटा 8% पर एनम, और दूसरी धनराशि के लिए ब्याज की दर रहेगी बेटा 7% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या रहेगा? आप बोलोगे सर प्रतिवर्ष। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने क्या बोला है कि भाई पहली वाली धनराशि है ना, वो बाद वाली धनराशि से 6 महीने पहले ले ली, 6 महीने पहले ले ली। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो, यदि ये बाद वाली धनराशि T साल में ली गई हो, T ईयर्स में ली गई हो, तो ये बेटा 6 महीने पहले ले ली होगी पहली वाली धनराशि, और 6 महीने का मतलब क्या होता है? आधी साल, आधी साल। तो इसका मतलब इसको मैं इससे आधी साल पहले लूँगा तो इसके लिए मेरे पास टाइम बनेगा बेटा T-1/2 साल का। क्यों? क्योंकि इसको बेटा मैं आधी साल पहले ले रहा हूँ या 6 महीने पहले ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन को करने में कहाँ दिक्कत आ रही है। इसने बोला है कि प्रत्येक से 2,560 रुपये प्राप्त होते हैं, इससे भी 2,560 रुपये मिलेंगे और इससे भी 2,560 रुपये मिलेंगे। तो आपसे पूछ लिया कि मूलधन कितना है। ये 2,560 मिश्र धन दे रखा है, P रुपये उधार दिए 8% की ब्याज की दर से T-1/2 साल के लिए। तो बेटा मूलधन प्लस में ब्याज टोटल मिलकर कितना बनेगा? आप बोलोगे सर 2,560 बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? इधर भी 2,560 का ही क्या बनेगा बताओ बेटा? मूलधन प्लस में ब्याज, मतलब क्या बनेगा? मिश्र धन। यहाँ पर मूलधन प्लस में ब्याज मिलकर कितना बनेगा? मिश्र धन 2,560। यहाँ पर भी कितना बनेगा? आप बोलोगे सर 2,560। अब देखो बेहद ही आसान क्वेश्चन हो गया। SI इक्वल्स टू क्या रहेगा? आप बोलोगे P × R × T बटा में 100। तो पहले पार्ट के लिए प्रिंसिपल कितना है? आप बोलोगे सर P है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ है, इसको मैं वैसे बता दूंगा, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर लेना।
ये यहाँ पर मिश्र धन बनाऊंगा, तो मिश्र धन क्या रहेगा, मूलधन प्लस का ब्याज। तो इस पी पर मुझे ब्याज लेना है पहले पार्ट पर, तो मूलधन बना पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बनी 8, और टाइम बना बेटा कितने का बताओ, आप बोलोगे सर टी माइनस का 1/2 साल का बना, अपॉन में कितना बताओ 100। तो ये क्या बना, मूलधन प्लस का सिंपल इंटरेस्ट। तो ये बनेगा अमाउंट पहले पार्ट पर। दूसरे पार्ट के लिए मैं क्या करूँगा बेटा, प्रिंसिपल माना पी, और इस पी को मैंने इन्वेस्ट किया है 7% की ब्याज की दर से, कितने टाइम के लिए, आप बोलोगे सर टी टाइम के लिए, और इसमें भाग मैंने कितने से दे दिया, 100 से। तो ये क्या बना बताओ, मूलधन प्लस का ब्याज, साधारण ब्याज। तो ये भी क्या बनेगा बताओ, आप बोलोगे सर मिश्रधन बनेगा। दोनों पार्टों पर मिश्रधन बराबर मिलता है। अब देखो पी से क्या कट जाएगा, पी कट जाएगा, कट गया, तो इधर ये वैल्यू बचेगी और इधर क्या बचेगी बेटा, ये वैल्यू। तो 100 से 100 काट देना, पी से क्या काट देना, पी काट देना। तो क्या बचा बताओ, आप बोलोगे सर 8 इंटू टी माइनस का 1/2 इक्वल्स टू कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 70 बचेगा। तो ये आपने इतना करके निकाला है, इतना स्टेप करके निकाला है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, जब आपका मूलधन समान हो, क्या समान हो बेटा, मूलधन समान हो, और आपको दोनों पर मिलने वाला मिश्रधन क्या मिल रहा है बताओ, इक्वल मिल रहा है, ठीक है। तो बेटा ये एक ही कंडीशन पर मिल सकता है कि दोनों पर तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट क्या मिले बेटा, इक्वल मिले। देख लो सिंपल इंटरेस्ट ही तो एंड में इक्वल हो रहा है, तो आप दोनों का सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट इक्वल करो। कैसे करोगे, देखो मैं बता देता हूँ। ऐसा ही बराबर क्या रहेगा, पी आर टी बटा में 100। तो देखो प्रिंसिपल तो पी हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई पहले पार्ट के लिए, आप बोलोगे सर 8, और टाइम कितना हो गया, आप बोलोगे सर टी माइनस का 1/2, अपॉन में कितना हो गया, आप बोलोगे सर 100 हो गया। ये पहले पार्ट का एसआई है, तो पहले पार्ट के एसआई को आप दूसरे पार्ट के एसआई के इक्वल कर दो। तो बेटा दूसरे पार्ट के लिए प्रिंसिपल पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, टाइम है टी का, अपॉन में कितना बताओ बेटा 100, टी साल का टाइम है। तो 100 से 100 कट गया बेटा, पी से पी कट गया, ठीक है ना। तो इधर कितना मिला, 8 इंटू टी माइनस 1/2, और इक्वल्स टू क्या बचेगा बताओ बेटा, 70 बचेगा ना। तो यही तो मैं इधर कर रहा था। तो ये बेसिक से ये थोड़ा दिमाग लगा के तो कर दो बेटा। ये बनेगा 80 माइनस का 4, और ये कितना बनेगा बताओ 70। तो 70 को इधर ले जाओ, 4 को इधर ले जाओ, तो 80 में से 70 जाएगा तो टी बचेगा, इधर कितना बचेगा 4। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 4 साल। टी की वैल्यू भाई कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 4 साल। टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, आप बोलोगे सर 4 साल, 4 ईयर्स आ गई। अब क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत आ रही है, यहाँ पर मिश्रधन 2560 का है। अब देखो कैसे करना है, एक साल में 7% का ब्याज मिल रहा है, तो बताओ 4 साल में कितने का मिलेगा, आप बोलोगे सर 28% का। मिश्रधन क्या रहेगा, आप बोलोगे सर मूलधन प्लस का ब्याज, मूलधन प्लस का ब्याज। तो मूलधन तो रहेगा बेटा 100%, ब्याज कितना मिलेगा 4 साल में, आप बोलोगे सर 28%। तो आपका मिश्रधन कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 2560 बनेगा। तो टोटल कितना बना, आप बोलोगे सर 128%। अब 128% की वैल्यू को जब आप 2560 के इक्वल करोगे, तो यहाँ से बेटा 1% की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 1% की वैल्यू आएगी 20 ही तो आएगी। 128 से कट गया ना 256 दो बार। तो बताओ बेटा मूलधन कितने परसेंट होगा, आप बोलोगे सर 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 2000। यही मेरा आंसर है। कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, क्वेश्चंस करना घर पे, ये थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनको मज़ेदार तरीके से करना। टफ क्वेश्चंस भी आपको करने हैं बिकॉज आपको स्पीड बढ़ानी है। अभी देखो मैं आपको घोड़े देना नहीं चाहता, मैं आपको क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ। आप क्वेश्चंस करो, चाहे क्वेश्चंस कहीं के हो, आपसे सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हो, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, मेरा इतना मोटिव है। ठीक है बेटा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चद्दर तान के सो जाओ। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार क्वेश्चंस लेके, ठीक।